So students, welcome to Civil Academy, and one of the most difficult areas in essay writing is philosophical essays. तो दार्शनिक निबंध लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सब लोगों के लिए। हम बहुत सारी चीज़ें देखिए कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक उस एसे को कहाँ ले जाएं, किस एरियाज में लिखें, क्या लिखें, कैसे लिखें, क्या करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्योंकि अगर नॉर्मल एसे का टॉपिक रहता है जो एजुकेशन से संबंधित है, जो पॉलिटिक्स से संबंधित है, जो विमेन एम्पावरमेंट से है, दीज आर थीमेटिक एसेज जो किसी पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड है, वो थीमेटिक एसेज होते हैं। ठीक है, थीमेटिक एसेज की तैयारी आप पहले से करके जा सकते हो, बट फिलोसफिकल एसे की तैयारी लोग कहते हैं कि नहीं करके जा सकते, बट मैं बता रहा हूँ इसकी भी तैयारी आप रख सकते हो। तो आपको फिलोसफिकल एसे में भी क्या तैयारी ऑलरेडी अपने पास रखनी है वो सीखना है आज हमें। ठीक है, तो हम इसमें ना एक एक करके एसे का एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले फिलोसफिकल एसे जो है, इसमें एक वर्ड है फिलोसफी, दर्शन। ठीक है, फिलोसफी रिलेट्स टू आइडियाज, आइडियोलॉजीज। ठीक है, तो इसमें हम लोग ना जो आइडियलिज्म है उसको डिस्कस करते हैं। आइडियलिज्म यानी नैतिकता क्या है, मोरालिटी। ठीक है, जस्टिस क्या है, क्योंकि हर किसी के अलग आइडियाज हो सकते हैं जस्टिस के ऊपर, बहुत डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। तो याद रखना, यहां पर आपको जब भी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो उसको आपको हर एक एंगल से जज करना है हिस्ट्री में जो फिलोसोफर्स ने किया है। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा हर एक थीम में से कम 2 या 3 फिलोसोफर्स की छोटी छोटी रीडिंग्स। सब कुछ नहीं पढ़ना, की आइडिया, समझे, की आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस ये अपने आप में एक फिलॉसफी है, वे ऑफ स्टाइल है। ठीक है, तो नॉन वायलेंस और आज के एरा और आज के युग की उसकी जरूरत के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर लिबर्टी यानी फ्रीडम। फ्रीडम भी दो तरह का होता है। अगर आप देखो फॉर कंट्रीज लाइक यूएस, वहां पे फ्रीडम हम देखें तो एक ब्रॉडर फ्रीडम देखने को मिलता है ना। और उस ब्रॉडर फ्रीडम की वजह से आपको बहुत सारी गलत चीजें होती हुई दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में फायरिंग के केसेस अमेरिका में कितना देखने को मिला है आपको, बिकॉज वहां पे फ्रीडम है, फ्रीडम टू कैरी फायर आर्म्स या फ्रीडम टू कीप फायर आर्म्स इन योर हाउसेस। ठीक है, तो वहां पे फ्रीडम का एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और अमेरिका को हम लोग अगर कंपेयर करें अफगानिस्तान से या इराक से या ईरान से, वहां पे फ्रीडम का क्या देखने को मिलता है, एक बहुत ही नैरो अप्रोच। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कंट्रीज लाइक इंडिया। तो बस मैंने क्या किया, मैंने फ्रीडम वर्ड को पकड़ा। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल के साथ। फ्रीडम या तो बहुत ब्रॉड हो सकता है, और उस ब्रॉड फ्रीडम के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम कितना नैरो हो सकता है, और नैरो फ्रीडम के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। विमेन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इकोनॉमी में ईरान में। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म। ठीक है, कोई साइंटिफिक नए आइडियाज इन्वेंशंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो बस जो ऑलरेडी इन्वेंशंस हो चुके हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स बन चुके हैं। ठीक है, ये सारे उसके इम्पैक्ट हैं। फिर हम एक बैलेंस की तरफ जब जाएंगे तब हम उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं इंडिया। ठीक है, फिर उसमें हम लोग एक पॉलिटिकल ओवरटोन उठा सकते हैं। पॉलिटिकल ओवरटोन, इंडिया में फ्रीडम बैलेंस्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या चीज है जिसने हमारे समाज में आजादी को बरकरार रखा है एक संतुलित तरीके से, एक बैलेंस्ड वे में, वो है फंडामेंटल राइट्स। उसका इंपॉर्टेंस ला सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम एज एवोल्यूशन और एवोल्यूशन आइडियाज, उसको हम आर्टिकल 21 में दिखा सकते हैं। बस एक वर्ड था मेरे पास, था ना। अब मैं उस वर्ड से कहां कहां पे पहुंच रहा हूं ये देखो। इसको बोलते हैं मल्टी डायनामिक बनाना, आपको डायमेंशन ऐड करना, मल्टी डायमेंशनल बनाना अपने एसे को। तो आपका जो फिलोसफिकल एसे है वो बहुत बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशनल हो सकता है, बहुत मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, इसको मैं एनवायरमेंट से भी जोड़ सकता हूं फ्रीडम को। ठीक है, एनवायरमेंट में न्यूक्लियर टेस्ट से शुरू कर सकता हूं मैं। आपको पता है न्यूक्लियर टेस्ट ओशंस में भी होते हैं। ठीक है, हुए हैं, ओशंस में भी हुए हैं,
और ओशंस में जब न्यूक्लियर टेस्ट होगा तो सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं और बायोडाइवर्सिटी पूरी तरीके से खत्म उस एरिया की। ठीक है, तो हाउ इज ह्यूमन डिसाइडिंग कि उस ओशन पे उसका अधिकार है या उस बायोडाइवर्सिटी पे अधिकार है? मैं एनवायरमेंटल एंगल से जोड़ सकता हूं इसको। ठीक है, कि उस फ्रीडम का गलत फायदा उठा के हम क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंटल डैमेज, क्लाइमेट चेंज के लिए यही चीज जिम्मेदार है। समझे? फिर उसको किससे जोड़ सकता हूं? लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स। उनके ऊपर लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स कौन कर रहा है? एक इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल अनक्लॉस। ठीक है, तो याद रखना आपका फिलोसफिकल एसे कभी भी जीएस आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा इसमें आइडियाज की बात होनी चाहिए, विचारों की बात होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो अब फिलोसफी, देखो इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप लिख लोगे तो आपको बहुत इजी होगा लिखना। अ फिलोसफिकल एसे एक्सप्लोर्स, अ फिलोसफिकल एसे एक्सप्लोर्स abstract ideas like justice, freedom, morality, power, compassion, responsibility, truth, etc. दार्शनिक निबंध, दार्शनिक निबंध अमूर्त विचारों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, नैतिकता, शक्ति, करुणा, उत्तरदायित्व, सत्य आदि की गहराई से पड़ताल करता है। तो याद रखना आपके फिलोसफिकल एसे में एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन यानी आप उसकी डेप्थ में जाओगे विद एग्जाम्पल्स, और आप कुछ ना कुछ चीजें प्रूव कर रहे हो। ठीक है, और उस चीज को प्रूव करने के लिए आप फिलोसोफर की कोटेशन या फिलोसोफर्स के आइडियाज को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अ फिलोसफिकल एसे एक्सप्लोर्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक जस्टिस, फ्रीडम, मोरालिटी, पावर, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रुथ एक्सेट्रा। दार्शनिक निबंध अमूर्त विचारों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, नैतिकता, शक्ति, करुणा, उत्तरदायित्व, सत्य आदि की गहराई से पड़ताल करता है। यह आपकी सोच की गहराई, आपको क्या चाहिए इसमें? यह आपकी सोच की गहराई, संतुलन और नैतिक परिपक्वता को परखता है। It tests your depth of thinking, it tests your depth of thinking, balance and ethical maturity. ठीक है, तो एक फिलोसफिकल एसे का एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, फिर उसको कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे। लिखो, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, justice must not only be done but must also be seen to be done, but must also be seen to be done. अब मैं आप लोगों को ना सिर्फ 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बस इसको देखो ध्यान से, इन वर्ड्स को देखो और सोचो। एसे राइटिंग में मैंने पहले भी बताया है, एसे राइटिंग इज नॉट समथिंग जो कि सामने ऐसे आया और आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिखने लग गए। नहीं, टाइम लो, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको एक एसे का लिखने का यूपीएससी में। ठीक है, आप क्या करोगे,
15 से 20 मिनट सिर्फ सोच के उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, यही तो सिखाया मैंने। तो सोचो 15 से 20 मिनट, 1.5 घंटे में आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करो दोबारा। 15 से 20 मिनट आपको क्या करना है, टॉपिक को पढ़ना है, सोचना है। अभी तो मेरे साथ सोचोगे तो हम जल्दी सोच लेंगे, ठीक है। 15 से 20 मिनट उसको आइडेंटिफाई करो, कीवर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप फिलोसफिकल एसे को डिकोड करना। डिकोड करते हैं हम कीवर्ड्स को पकड़ के, ठीक है। कीवर्ड्स को पकड़ो, डिकोड करो, और फिर कीवर्ड्स की, कीवर्ड किस किस चीज से जुड़ सकता है, कितना डाइवर्स हो सकता है, उसको नोट डाउन करो, ठीक है। फिर आज तक जो भी तुमने पढ़ा है, जो भी आइडियाज तुमने पढ़े, कौन से थिंकर, कौन से फिलोसोफर से जोड़ सकते हो इसको, वहां पे जाओ। जस्टिस को कहां तक जोड़ सकते हो आप, ठीक है। भारतीय समाज पे लेके आओ उसको, वो बहुत जरूरी है। आपका एस्से इंडिया से जरूर कंसर्न होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा ही इंडिया के बारे में लिख दो। और आपका एस्से ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ही सबसे बड़े फिलोसोफर दिख जाओ उसमें, कि यही आज सिखा के जाएगा कि न्याय होता क्या है। तो कोई मॉरल टीचिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि पूरे एस्से में मॉरल टीचिंग। आपको आइडियलिज्म और रियलिज्म का एक अच्छा बैलेंस दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको एक स्टोरी से सुना सकते हो। आप इंटरेस्टिंग बनाओ अपने एस्से को। जैसे in a recent, while scrolling my phone, in a recent video I came through a in a recent reel or post, I came through a video on social media where a flower seller girl was peeping through in a room where children were celebrating a birthday party, and I was standing there observing the two dimensions of happiness, of justice, of equality, ठीक है। यहां पे आप क्वेश्चन राइज कर सकते हो, व्हाट इज जस्टिस इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं एनेक्डोट। आप एनेक्डोट यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब रियल एग्जांपल्स। ये तो मैंने अभी ऐसे ही बना के बोला, ठीक है। आप और भी एग्जांपल्स ऐसे यूज कर सकते हो जो आपको दिखाता है कि न्याय क्या है। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पे शायद से या फिर कौन से एशियन गेम्स, पॉलिटी की बुक में एग्जाम्पल नहीं है ये, जहाँ पर एक इंसान को जवानी में जेल हो गई थी और उसको फिर रिहा कब हुआ है, वो बुढ़ापे में रिहा हुआ है, और पता चला है कि उसका कोई क्राइम ही नहीं था, ठीक है। तो ये थीम्स उठा सकते हो, ये रियल एग्जाम्पल जहां पे सच में जस्टिस क्वेश्चन हो जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन, ये सब करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। डिकोड कैसे करेंगे, पहला स्टेप डिकोडिंग में आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, ठीक है। यहां पे पहला कीवर्ड तो क्या है, जस्टिस, ठीक है। और दूसरा कीवर्ड क्या है, डन, ठीक है। पहले तो इसका मतलब समझो, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन, ठीक है। अब इससे क्या समझते हो तुम लोग, ये सोचो एक बार, बताओ। हाँ, वेरी नाइस मनीषा, गुड, ठीक है। तो जस्टिस सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं होता, जब जजमेंट हो जाता है, जजमेंट तक सीमित नहीं होता जस्टिस। जस्टिस कहां तक जाता है, उसके आफ्टरमैथ पे, उसके इम्पैक्ट पर, और उसका इम्पैक्ट कहां पे दिखता है आपको, समाज पर, ठीक है, सोसाइटी पर, ठीक है। तो इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके आप इस टॉपिक को डिकोड कर सकते हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स मॉरल हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल मॉरल एथिकल हो सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट की लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, समझे। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो आपको वहां पे डाइवर्सिफाई करना शुरू करना है। अगर आपका टॉपिक वैसा है तो, टॉपिक वैसा है तो, ठीक है। अगर आपकी, अच्छा हाँ, दूसरी चीज, ऐसे राइटिंग में कुछ भी अब्रप्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपने मॉडर्न हिस्ट्री से कोई एग्जाम्पल लेके आप उसके बारे में बात कर रहे हो, फिर तुरंत आप कहाँ पहुंच गए, पॉलिटी के किसी आर्टिकल को डिस्कस करने लगे, ऐसे अब्रप्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए,
ठीक है, आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ जब शिफ्ट करोगे तो उसमें एक स्मूथनेस दिखनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप ये, और इसकी तय अभी आपके दिमाग में कोई आइडियाज नहीं आ रहे होंगे जो भी ये क्लास देख रहा है, मैं मुझे पता है ये क्यों नहीं आ रहे होंगे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, तो आज ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं, तो पहली बार आप लोगों को मेरे साथ करना है। तो जो मैंने आपको ऐसे की थीम दी है, जो आपका टेस्ट होने वाला है ट्यूसडे को, आप क्या करो उस थीम में, क्या करोगे सबसे पहले कीवर्ड्स। ठीक है, उन कीवर्ड से रिलेटेड फिलोसोफर्स, उनके आइडियाज और उनकी कोटेशंस, उनको स्टडी करोगे। ठीक है, आपका पहला असाइनमेंट ही ये है। जब आप करोगे अलग अलग डायमेंशंस पे उनको स्टडी, ठीक है, आपकी अपने आप ही तैयारी हो जाएगी। और आपको दिए जाएंगे 4 एस्से। 4 एस्से क्यों दिए जाएंगे, ताकि आपकी चॉइस को समझा जा सके, आप कितना अच्छा चूज कर सकते हो। क्योंकि यूपीएससी में अगर आपको एस्से लिखना अच्छा है तो पहला स्टेप क्या है, अच्छा एस्से चूज करना। समझे? तो चाहे किसी ने कुछ नहीं पढ़ाई की अभी तक, ट्यूसडे वाला टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, उसको दो, लिखने की कोशिश करो, जितना लिख सकते हो, जैसा लिख सकते हो। ठीक है, कहीं से तो शुरुआत करोगे ना, तो वो वहां से शुरुआत करो। आपको थीम आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, यहां पर किस किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। जस्टिस का इम्पैक्ट क्यों नहीं दिख पाता, ट्रांसपेरेंसी की वजह से, अकाउंटेबिलिटी की वजह से, जस्टिस सिस्टम की वजह से, समाज की संरचना की वजह से। ठीक है, इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, ये हो सकता है, ये सब चीजों पे आपको करना है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी, इन चीजों को क्वेश्चन करना है। ये तो है ही नहीं इसमें, वो अलग है। वो रिलेट कैसे करोगे बताओ ना। हाँ, आपको जहां भी डालना है, आपको लगता है, अगर मैं अभी कैसे बता दूं, आपने क्या सोच रखा है उसके बारे में, है ना। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है कि एस्से का फॉर्मेट क्या होगा। ये भी आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हो कि एस्से का फॉर्मेट क्या होगा, क्या उसको पैराग्राफ्स में लिखते हैं या उसकी हेडिंग्स लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एडिटोरियल पढ़ा है आपने? एडिटोरियल में कितनी हेडिंग्स होती हैं, समझ गए? तो एस्से को कोई भी कैसे भी समझाए, एस्से जो है निबंध, बंधा हुआ लेख जो होता है उसको एस्से बोलते हैं। उसमें कोई ब्रेक नहीं होता, वो एक ट्रांजिशन होता है। ठीक है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ थीम चेंज होती रहती है, और जो मेजर थीम है वही रहती है, लेकिन डाइवर्स तरीके से आप अलग अलग पैराग्राफ्स में उसको डिस्कस करते हो, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रांजिशन के साथ। ठीक है, हो सकता है शुरुआत में आपका फ्लो और ट्रांजिशन उतना स्मूथ ना हो, लेकिन जब आप धीरे धीरे लिखोगे तो अपने आप ही वो आने लग जाएगा। ठीक है, कोशिश करना कोटेशंस को कैसे यूज करना है, याद रखना। देखो, कोटेशन से कोई भी ऐसे शुरू करना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। मैं पर्सनली एडवाइज नहीं करता, अब कोई टीचर क्या कहे वो अलग बात है, मैं क्यों नहीं करता। कोटेशन क्या क्यों यूज होती है और कहाँ यूज होती है वो भी समझ लो। बहुत लोगों को ये चीजें हैं, अब जो बाहर के स्टूडेंट्स भी कई बार हमारे यहाँ जैसे टेस्ट सीरीज देते हैं, अभी सुखदेव मलिक हैं, उनके साथ काफी डिस्कशन रहा मेरा एसए को लेके, और लास्ट पॉइंट पे अभी उनका पेपर था, आरओ का भी, यूपीएससी यूपीपीसीएस मेंस का भी अभी है। तो एसए में अब उनको इतनी क्लैरिटी हो गई है, वो उन्होंने एक रटा हुआ फॉर्मेट, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोटेशन से ही शुरू किया जाए। ठीक है, कहीं कहीं फिट हो सकता है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। मैं बताता हूँ उसका क्या डीमेरिट है। ठीक है, और क्योंकि मैं तो मैं हूँ ही राइटर, ठीक है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। मैं तो बहुत सारी चीजें लिखता हूँ, उस पर्सपेक्टिव से बताऊंगा क्रिएटिविटी क्या होती है। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये कोटेशन, ये एसे का टॉपिक देखा, हमने जस्टिस से रिलेटेड कोई कोटेशन डाल दिया। ठीक है, अब जो उस कोटेशन के नीचे चीज लिखोगे, वो आप कोटेशन से संबंधित ज्यादा लिखने लग जाते हो, टॉपिक कहाँ चला जाता है, टॉपिक डाइल्यूट हो जाता है। फिर सेकंड थर्ड पैराग्राफ है, फिर आप इस टॉपिक को उठाते हो। तो ये स्ट्रक्चर आपको खुद कैसा लग रहा है ये बताओ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमेशा किससे रिलेट होना चाहिए,
आपके टॉपिक से, ठीक है। आप इस टॉपिक को डिकोड करोगे इंट्रोडक्शन में, चाहे आप किसी एग्जाम्पल से डिकोड करो, ठीक है, चाहे आप किसी और चीज से डिकोड करो, लेकिन क्या होना चाहिए, हमेशा टॉपिक डिकोड हो जाना चाहिए आपके 1 से 1.5 पैराग्राफ में, समझे। यही आपका पहला काम है। आप नेक्स्ट स्टोरी लाइन सेट करोगे उसमें। फिर सवाल आता है कोटेशन यूज करनी है या नहीं करनी, करो। कोटेशन कैसे यूज होती है, आपको अगर कोई बोले इंसान, ठीक है, कि मम्मी पापा या कोई भी टीचर कि ये काम करना है या ये काम नहीं करना, तो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको कई बार समझाने के लिए कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है और कौन सा काम ज्यादा सही है, टीचर्स भी बड़े बड़े इंसानों के कोटेशन या बड़े बड़े इंसानों के वर्ड्स को कोट करते हैं, देखा है आपने, ठीक है। तो हमेशा कोटेशन कहाँ यूज करना चाहिए, अपनी बात को प्रभावशाली दिखाने के लिए। आपने जस्टिस के रिलेटेड कोई बात कह दी, ठीक है, अब आपने वो बात किसकी कही हुई है, आपकी कही हुई है, लेकिन आपने एक ऐसा कोटेशन लिख दिया जिससे ऐसे समझ में आ रहा है कि स्वामी विवेकानंद का भी ऐसा ही कुछ कहना था। अब आपकी बात क्या हो गई, और ज्यादा प्रभावशाली हो गई, बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं, हाँ वैलिड हो गई आपकी बात, क्या हो गई, वैलिड, समझे, और ज्यादा असर पड़ेगा फिर आपकी बात का। तो कोटेशन का सही इस्तेमाल समझ गए, ठीक है। आइडियोलॉजीज का सही इस्तेमाल समझ गए, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये है कोटेशन का सही इस्तेमाल, ठीक है। हमेशा याद रखना ऐसे राइटिंग में आप पास्ट वास्ट सब चीजें कर लोगे, लेकिन लास्ट के कुछ पैराग्राफ्स में, आप कंटेम्पररी कंटेक्स्ट जरूर डालोगे, यानी आज की समस्याएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एआई, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनसे जस्टिस कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकता है या इससे कितना ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। याद रखना कंटेम्पररी कंटेक्स्ट लास्ट के पैराग्राफ्स में डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कंक्लूजन में कुछ उसी हिसाब से आप फिलोसफिकल एसेज में बहुत अच्छी चीज ये है कि आप इमेजिन बहुत अच्छा कर सकते हो, फ्यूचर दिखा सकते हो, एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर दिखाओ कंक्लूजन में, ठीक है। ओवरऑल बहुत ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर दिखाओ, बहुत एक आशावादी देश या आशावादी व्यू के अगर हम ये चीजें करें जो प्रैक्टिकली थोड़ी सी अभी इम्पॉसिबल भी हैं, आप वो भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है फिलोसफिकल एसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, ठीक है। आपको आइडियलिज्म का बहुत अच्छा मिक्स यूज करना है विद रियल एग्जाम्पल्स। रियल एग्जाम्पल्स क्यों, ताकि आपकी बातें क्या हो सके, उससे वैलिडेट हो सके, ठीक है। याद रखना इसमें फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है समय समय पर, ठीक है। तो मैंने जो थीम दी है, थीम मुझे कोई बता दो एक बार जरा, फिर मैं फ्लो ऑफ एसे कर बताता हूँ और फिर खत्म है। एसे का फ्लो कैसा होना चाहिए, फिलोसफिकल एसे का फ्लो, थीम क्या है जो आज मैंने दी है, हाँ अच्छा, ये थीम है कि ऐसे आइडियाज जिन्होंने सिविलाइजेशंस बदल दी, ठीक है। क्या क्या है वो आइडियाज, समझे, एथिक्स, पावर, फ्रीडम एंड ह्यूमन डेस्टिनी। तो ये हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके एसे का फ्लो क्या होना चाहिए, आप इंडिविजुअल की लाइफ से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने उस लड़की का एग्जाम्पल बताया, ठीक है, वहां से शुरू किया और उसको समझ, वो एग्जाम्पल हमने देखा, उस एग्जाम्पल से मैं समाज की एक समस्या पे पहुंच गया। समाज की समस्या क्या है सबसे बड़ी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब वहां पे मेरा एनालिसिस किया मैंने कि इस इनइक्वालिटी की वजह से, जेंडर डिस्पैरिटी की वजह से, सोशल इनइक्वालिटी की वजह से क्या हो रहा है, सबसे बड़ा इनजस्टिस क्रिएट हो रहा है। जस्टिस होने के बावजूद भी जस्टिस दिखाई नहीं दे रहा। मैं फिर कहां पहुंच गया, टॉपिक पे। ये फ्लो होता है एसे का। शुरू कहां से किया था, एक स्टोरी से, उससे कहां पहुंचा, सोसाइटी पे कि समाज की ये समस्या है, और उससे क्या पहुंचा, फिर से टॉपिक पे। ये मेरा हो गया इंट्रोडक्शन विद 2 पैराग्राफ्स और बहुत अच्छे से डिफाइंड। इसके बाद फिर मैं डाइवर्सिफिकेशन शुरू करूंगा, उसको और ज्यादा विविध करने की कोशिश करूंगा। अभी यहां तक हमारा एक चीज सॉर्ट आउट हो गई। फिर मैं किस पे पहुंच सकता हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री से एग्जांपल्स ले सकता हूं, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ले सकता हूं,
ठीक है, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लेते लेते उस हिस्ट्री में लास्ट में मैं अपने देश की हिस्ट्री के बारे में बात कर सकता हूँ और उसको देश के आज से जोड़ सकता हूँ। इससे मैं किस पे आ गया, नेशन पे। ठीक है, फिर मैंने नेशन पे आ गया, फिर इसके बाद क्या और लिख सकते हैं इसमें, बताओ क्या बताया था तुम्हें, दुनिया की रियलिटी, आज अपनी कंट्री की रियलिटी, दुनिया की रियलिटी, डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में इनइक्वालिटी, वही चीज दिखा दो। ठीक है, एक तरफ सोमालिया है, एक तरफ अफ्रीकन कंट्रीज है, एक तरफ यूएस है, समझे, वो दिखा दिया। उसके बाद आ जाएंगे हम किस, क्या बताया था क्या होना चाहिए लास्ट में, कॉन्टेम्पररी इश्यूज, कॉन्टेम्पररी इश्यूज। ठीक है, फिर कॉन्टेम्पररी इश्यूज के बाद आप फिर 2 पैराग्राफ्स के एक पूरे धीरे धीरे कंक्लूजन में आओगे, जितनी सारी अपने बातें कहीं फिर उसके कंक्लूजन करना शुरू करोगे। तो टोटल कितने पैराग्राफ्स हो गए आपके, आइडियली 1100 वर्ड्स में आप कम से कम 7 से 8 पैराग्राफ्स करोगे। ठीक है, 7 से 8 पैराग्राफ्स में आप एंड करोगे इसको। तो आई होप मैं क्लियर था चीजों को लेके, कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में आया कैसे फ्लो होता है। और दूसरी चीज समझ में तो आएगा, सीखोगे तब जब करोगे। तो पहला टास्क क्या है, टॉपिक तो है नहीं, क्या, थीम को डिकोड करो, थीम से रिलेटेड फिलोसोफर्स को पढ़ो, थीम से रिलेटेड फिलोसोफर्स के कोट पढ़ो, कोटेशंस पढ़ो। ठीक है, और इन्हीं पे अपने आइडियाज जनरेट करो, पेज लेके बैठो, ऐसे आइडियाज जनरेट करो, लिखो इनके थीम के कोड, जो कोर वर्ड्स हैं उनके ऊपर, ये होगी तुम्हारी तैयारी। और जब तुम पेपर लेके बैठोगे, देखो अपने विचारों से उस पेपर को कैसे भर सकते हो और किस चीज पे वर्क करोगे, इस चीज को याद रखना दिमाग में, जो मैंने आपको फ्लो बताया है। ठीक है, इन फ्लो ऑफ आइडियाज पे वर्क करना ऐसे लिखते समय। ठीक है, तो ये पहला लेसन है ये फिलोसॉफिकल एसेज का, ये सिंपल था। आने वाले टाइम में टफ लेंगे, जो टफ, जो मुझे खुद टफ लगा कभी। ठीक है, तो धीरे धीरे सीखना है, वो सीख जाएंगे लिखते लिखते। ठीक है, सो आई होप आप अच्छा लिखोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर ट्यूसडेज टेस्ट। ठीक है आशुतोष, आप भी करना, कोशिश करना लिखने की, वो पहली राइटिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फिर मैं सारी मदद करूंगा आपकी, उसमें बताऊंगा क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो। स्ट्रक्चर हमेशा वही रखना कि पहले 15-20 मिनट थॉट को देना है, स्ट्रक्चर को देना है, तब लिखना शुरू करना। ठीक है, ओके।